जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को यह वीडियो सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं होने वाली। अगर आप 9th क्लास में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर सिस्टम के वीडियो की सीरीज़ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि जब आप 9th क्लास में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर वहाँ भी रियल नंबर से ही रिलेट करेगा। और क्लास 10th में तो मतलब ये रियल नंबर आपका 9th से नहीं, आगे हायर एजुकेशन तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग हर एक टाइप के नंबर के बारे में समझ जाएंगे। रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, जितने भी तरीके के नंबर होते हैं, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अर्थात वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या के रूप में हम संख्याओं को बांट सकते हैं। अभी वास्तविक संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। तो भाई मेरे, वह संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। अर्थात एक नंबर लाइन ऐसे आपने देखी होगी और बीच में क्या होता है? 0। इधर के नंबर पॉजिटिव और इधर के क्या होते हैं? निगेटिव। तो इस पर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। अर्थात जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते आए हो अभी तक, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होने वाली हैं? वास्तविक संख्या। इस पर पूरा चैप्टर चलने वाला है, तो हम इसे बाद में समझेंगे। सबसे पहले इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक का मतलब होता है जो चीज़ कल्पनाओं में है, वास्तविक दुनिया में उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे आप सबकी कल्पनाओं में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ होंगी। अब क्या रियल लाइफ में वो आपके घर में है? नहीं है। तो इसी तरीके से ये नंबर भी इमेजिनरी है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब काल्पनिक संख्याओं में आते कौन कौन से नंबर हैं? तो भाई नंबर इसमें कुछ नहीं आते, इसमें सिर्फ आते हैं, इसके अगर एग्जांपल देखोगे तो जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उनके वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम लोग कहाँ काउंट करते हैं? काल्पनिक संख्या में। कैसे? हमने पढ़ा है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। पर अगर इसी 16 में हम ऋण लगा देंगे तो क्या तब भी इसका 4 होगा? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसका कारण हम लोग समझेंगे 11th क्लास में। अभी फिलहाल हम इसे समझ लेते हैं कि इसका वर्गमूल निकालते कैसे हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आई स्क्वायर का मान होता है ऋण 1। एक जुगाड़ निकाला गया। इस 16 को लिख सकते हैं हम लोग ऋण 1 गुणे 16, और इस ऋण 1 का जो मान है वो निकाला गया आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। इस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और फिर इसका क्या हो जाएगा? आई, और इसका क्या हो जाएगा? 4। इस अर्थात क्या हो जाएगा? 4 आई। मतलब इस ऋण 16 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा? 4 आई। आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 11th में देखने को मिलेंगी। अभी हम बेसिक बात करेंगे रियल नंबर पे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में तो पढ़ना ही है। सम्मिश्र संख्या मतलब खिचड़ी यानी हलवा, जिसमें वास्तविक भी संख्या हो। वास्तविक संख्या को मैं सिर्फ यहाँ आर लिख दे रहा हूँ, और जिसमें क्या हो? काल्पनिक नंबर भी हो। इन दोनों संख्याओं को मिला दोगे तो जो संख्या बनेगी उसे क्या बोलेंगे? हलवा, अर्थात सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। कैसे? एक वास्तविक संख्या ले लिया और एक काल्पनिक संख्या, अभी हमने यहाँ लिखा ही है 4 आई, तो ये जो संख्या बन गई ये क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इन्हें बोर्ड पर एक बार नोट कर लीजिए। तो काल्पनिक और सम्मिश्र से कोई रिलेशन नहीं हमारा, वो हम 11th में पढ़ेंगे। अब जो हमको 9th 10th में पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। वास्तविक संख्याओं को हम 2 तरीके में बांट सकते हैं। कौन कौन सी संख्या भाई मेरे? तो एक तो संख्या हम बांट सकते हैं, या तो संख्या में क्या होगा? दशमलव होगा, और या तो संख्या में दशमलव नहीं होगा, मतलब बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक मेरे भाई। संख्याएं 2 ही तरीके की हो सकती है, या तो उसमें दशमलव होगा और या तो दशमलव नहीं होगा। तो जिन संख्याओं में दशमलव लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल
नंबर, राइट। और जिन संख्याओं में दशमलव नहीं लगा होता है उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जिन संख्याओं में दशमलव नहीं लगा होगा उन्हें क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम निपटाते हैं दशमलव वालों को। दशमलव वाली संख्याएं भी 3 तरीके की होती हैं। कैसे कैसे होती हैं वो भी बताते हैं। सबसे पहले इन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे, एक शांत और एक अशांत। अब ई का बवाल है, देखिए ध्यान से। जो दशमलव संख्याएं होंगी वो 2 तरीके की होंगी, एक तो शांत दशमलव होंगे, एक अशांत दशमलव होंगे। इंग्लिश भी मैं इनकी लिख देता हूं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरे भाई दशमलव संख्याएं भी 3 तरीके की हो सकती हैं। पहला टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसी संख्याएं जो शांत हो जाएंगी, जैसे 0.456, 0.008। मतलब ये संख्या देखो कुछ अंकों के बाद रुक जा रही है, इनकी लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो जा रही है, तो ये शांत बच्चे हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जैसे 0.333 ऐसे चलता चला जाएगा, 0.4646 ऐसे चलता चला जाएगा, या फिर 0.378 40012 ऐसे करते चला जाएगा। तो ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक ऐसी दशमलव संख्या होगी जो रुक जाएगी, जिसका लड़ाई समाप्त हो जाएगा, मार काट स्टार्ट हुआ लेकिन थोड़े ही समय में क्या हुआ, खत्म हो गया। पर ये कुछ ऐसे भी अशांत बच्चे होंगे जिनकी लड़ाई लगातार चलती जाएगी, लगातार चलती जाएगी। कुछ तो इन संख्याओं को जिनकी लगातार चलती जाएगी उन्हें बोलेंगे अशांत दशमलव, और जिनका रुक जाएगा उनको बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसका तो फैमिली खत्म, यहीं पर इसका परिवार यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, पर अशांत वालों में मामला फंसता है। यहाँ देखिए 2 तरीके के आपको दशमलव दिख रहे होंगे। पहला कि जिसमें लगातार 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ संख्याएं रिपीट हो रही हैं, पर एक ऐसा भी नंबर है जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे 2 तरीके के? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके कौन कौन से होंगे? एक तो तरीका ऐसा होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगला क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, राइट। अब इनकी हिंदी भी लिख देते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और अगली जो होगी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। आगे सुनने को मिलेगा मेरे भाई आपको ये शांत और अशांत के बारे में, इसलिए मैं यहाँ ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। एकदम ध्यान से समझिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ऐसी दशमलव संख्याएं जो एक पार्टिकुलर अंक क्या होते रहेंगे, उसमें रिपीट होते रहेंगे। हो सकता है उसमें 2-2 अंक रिपीट हो सकता है उसमें 3-3 अंक रिपीट हो, या हो सकता है 6-6 7-7 अंक रिपीट हो। ठीक है मेरे भाई, हो सकता है उसमें 6-6 7-7 अंक रिपीट हो। तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अशांत है। देखिए अशांत है, लड़ाई चल रही है पर ये रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही घर से लड़ाई लड़ रहा है। और कुछ ऐसे उजड्डी टाइप के बालक होते हैं जो किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, बकलोल टाइप के। तो देखिए यहाँ पर ये लोग किसी से भी लड़ते चले जाएंगे, इनका कोई एक व्यक्ति से लड़ने का इरादा नहीं होगा। ये लोग कहीं से भी पाएंगे मार कर लेंगे, चाहे पत्थर मिले, लकड़ी मिले, कुछ भी मिले, लड़ाई करनी है तो करनी है। ठीक भाई मेरे। तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके की संख्याओं को बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो एक बार पहले हम कंप्लीट समझ लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा, एक दशमलव संख्या, दूसरी बांटी बिना दशमलव। बिना दशमलव वालों के बारे में अभी बात ही नहीं किया, उनको हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। फिर दशमलव संख्याओं को हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया, एक शांत और अशांत, जो आप आगे पढ़ेंगे, अगली चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 9th में है तब भी आपको आगे मिलने वाले शांत अशांत। तो शांत वालों को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और जो अशांत वाला है उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। शांत दशमलव का मतलब यह हुआ
कि एक ऐसी दशमलव संख्या जो कुछ खास अंकों के बाद रुक जाएगी, लड़ाई स्टार्ट होगी पर कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो जैसे 0.35 यहाँ स्टार्ट हुआ पर संख्या खत्म हो गई, फिर इधर भी 0.456 रुक गई है, 0.008 यहाँ भी रुक गई है। ठीक है, फिर अशांत वाले में क्या होगा, वो लड़ते ही जाएंगे, मतलब रुकेंगे नहीं। जैसे 0.33333 चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। 0.464646 चलता चला जा रहा है, यहाँ भी रुक नहीं रहा है। और यहाँ देखिए 0.378400012 किसी से भी लड़ाई लड़ रहा है पर रुक नहीं रहा, वो चलता चला जा रहा है। तो इसकी फैमिली तो यहाँ खत्म हो गई। सीधा सीधा हुआ कि भाई जो रुक गए उनको शांत बोल दो, जो ना रुके उनको बोल दो अशांत। पर ना रुकने वाले में हुआ बवाल। कुछ लोग ऐसे मिले जो रिपीट हो रहे थे और कुछ लोग ऐसे मिले जो ना रिपीट हो रहे थे ना रुक रहे थे, तो उनको अलग अलग कर दिया गया भाई। बार बार आ रहे थे तो उनको बोला गया आवर्ती दशमलव संख्या। और किस घर के थे, अशांत के थे, तो इस हिसाब से उसका नाम रख दिया गया अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे दक्षिण भारत वगैरह में जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं अपने आगे, किसी के पिता का नाम मुत्थुस्वामी है और किसी का नाम है वेंकटेश अय्यर, तो फिर वो लोग नमवा ऐड करके कर देते हैं, जैसे मुत्थुस्वामी वेंकटेश अय्यर, इस तरीके से। ऐसे ही ये अशांत के घर के थे पर नाम इनका था आवर्ती दशमलव संख्या, तो इसके घर के थे तो इसमें भी लिख दिया गया भैया अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसी तरह इधर भी लिख दिया गया अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो इनका भी मतलब क्या था कि ये संख्या रिपीट होंगी और ये संख्या रिपीट नहीं होंगी। पर क्या ये रुकेंगी? ये रुकेंगी नहीं। तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो शांत दशमलव है उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल। रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है यह भी परिमेय होती है मेरे भाई। क्या होती है? परिमेय। याद रखना, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है हम लोग इधर से क्लासिफाई करेंगे एकदम डिटेल से, अभी यहाँ समझ लीजिए। अशांत वाले में क्या होगा, यह संख्या क्या होती है? अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय के लिए लोड मत लीजिएगा कि हाँ बिना पढ़ाए परिमेय अपरिमेय कैसे बता दिए, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अभी इतना समझ लीजिए कि जो दशमलव संख्याएं कहीं अंकों के बाद रुक जा रही है वो भी परिमेय होंगी, जो दशमलव संख्याएं रिपीट हो रही हैं पर रुक नहीं रही हैं वो भी परिमेय होंगी। सिर्फ वही दशमलव संख्याएं परिमेय नहीं होंगी जो संख्याएं ना तो रुक रही हैं और ना ही रिपीट हो रही है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हम लोग दशमलव संख्याओं का मामला निपटा चुके हैं। अब आते हैं हमारे बिना दशमलव वाली संख्याएं जिनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अभी इंटीजर कितने तरीके के होते हैं भाई? ये भी 3 तरीके के होते हैं। इसके लिए मैं एक लंबी सी आपको नंबर लाइन दिखाऊंगा, ठीक है? एक संख्या रेखा दिखाऊंगा जो आप बचपन में पढ़ते आए हो, बचपन से देखते आए हो। बीच में क्या होता है? 0, और इधर कुछ नंबर लिखे होते हैं, प्लस के लिखे होते हैं, और इधर कुछ संख्याएं जो लिखी होती हैं वो माइनस में लिखी होती हैं। उनको भी हम लिख देते हैं पूरा प्रेम से, नहीं बुरा मान जाएंगे। तो इधर प्लस का 1 होता है, इधर +2 होता है, इधर +3 होता है, इधर +4 होगा, ये होगा +5। ठीक इसी तरीके से यहाँ माइनस का 1 होगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये प्रोसेस ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या होगा? चलता चला जाता है। अच्छा, एक और बात, जब कोई संख्या रिपीट हो रही होती है जैसे 0.333, तो कुछ लोग उसको ऐसे डॉट डॉट करके पूरा ठक 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 भरते चले जाते हैं बोर्ड को। ये नहीं करना है आपको, ठीक है? अगर जो संख्या लगातार रिपीट हो रही है उनमें आप सिर्फ 3 डॉट का उपयोग करोगे, 1, 2 एंड 3, बात खत्म। इतना ही करना होता है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। अब भैया ये पूर्णांक क्या होते हैं? तो इसकी परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं शून्य सहित सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अर्थात 0 को भी ले लो और ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लो और धनात्मक संख्याओं को भी ले लो और उन सभी को मिला के एक थैले के अंदर पैक कर दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, और इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो देखो, जो संख्याएं 0 के राइट साइड में है उनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 के बाईं ओर है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक।
और इंग्लिश में इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। अब बात करेंगे जीरो की, तो जीरो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई। देखो जीरो जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो के दाहिनी ओर की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जीरो के बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो आप बोलोगे प्लस का इनफाइनाइट। और पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो आप सबसे छोटा पूर्णांक अभी तक जीरो बोलते आते थे, पर वो गलत है। अब आप 9th में आ गए हो या 10th में आ गए हो, तो ये चीज़ें आप जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो वो क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट। अर्थात संख्याएं कहाँ शुरू हुई हैं और कहाँ ख़त्म हो रही है वो हमको पता ही नहीं है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप सबसे बड़ा नंबर सोचो, तो आप सोच पाओगे सर मैंने सोच लिया 10 अरब, तो मैं बोल दूंगा 11 अरब भाई। अगर तुमने सोचा कि नहीं सर मैं सोचूंगा 10 लाख अरब, तो मैं बोल दूंगा 11 लाख अरब। तो फिर बड़े से बड़ी संख्याएं सोचना क्या है, असंभव है। ठीक इसी तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसमें 1 ऐड करेंगे हमें अगला नंबर मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या सोचेंगे तो उसमें से एक घटाते ही वह संख्या क्या हो जाएगी, उससे भी छोटी हो जाएगी। ठीक मेरे भाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, प्लस का इनफाइनाइट, सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब भाई मेरे को यहाँ कुछ दिखा, क्या दिखा ध्यान से देखना। और ये दिखा कि हम लोग बचपन से एक नंबर पढ़ते आ रहे थे। क्या दिखा कि हम लोग बचपन से एक नंबर पढ़ते आ रहे थे, ये 1 to लेकर इनफाइनाइट वाले। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल। ये है नेचुरल नंबर आपके। अभी नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, हिंदी होती है इनकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इनको काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या बोले गिनती की संख्याएं या काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अर्थात सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, इनफाइनाइट। ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो होता है 1, और सबसे बड़ा क्या होता है, इनफाइनाइट। अच्छा मेरे भाई, अगर हम इसी नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दें, ज़ीरो को। अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, मतलब जीरो को भी ऐड कर दें किसमें, नेचुरल नंबर में, जीरो को भी हम गिन लें इसमें, तब हम इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर की हिंदी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अर्थात जो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, जीरो से, और कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक, उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो भाई दिख रहा है जीरो होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो इनफाइनाइट होगा। अगर पूछेगा क्या जीरो एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ भाई जीरो एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मतलब जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे हाँ भाई है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं पर पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है ना। तो इस हिसाब से जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब की सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। क्वेश्चन उलट देगा कि बताओ सबकी सब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, तो हम बोलेंगे ना भैया ऐसे कैसे हो सकता है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, पर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका भी एक कारण है, क्योंकि 1 से लेकर के ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं भी हैं, ठीक है, पर जीरो क्या है, जीरो तो एक पूर्ण संख्या है, पर जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो हम यहाँ कारण दे देंगे कि जीरो एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। उम्मीद है इतनी बात क्लियर समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई।
अब इन्हीं पे थोड़ा हम देख लेते हैं 2-3 नंबर्स के बारे में। यहीं पे हमको मिल जाएंगे सम संख्या है 2 4 6, है ना। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। और यहीं फट से हम देख लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। इनकी इंग्लिश भी मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो। इवन नंबर होगा इनका, इवन नंबर, और इसका होगा मेरे भाई ऑड नंबर। क्या होगा, ऑड नंबर। बच्चों वाली चीज़ें हैं। इवन नंबर क्या होता है, तो सम संख्या होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे। रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, सम। इनकी पहचान क्या होती है कि इनके अंत में या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछे कि बताओ 2 4 6 8 9 क्या ये एक इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, तो हम बोलेंगे अरे चचा इसके पीछे तो 9 है, आई सम संख्या नहीं होगा। और 9 को हम खा गए, तो अब देखा गया इसके पीछे बात 8 है, और 8 आता है सम संख्या में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सम संख्या। और अगर 8 को हम डिलीट कर दिए, अब बोले आप बताओ भैया ये सम संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, का है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 6 है। फिर ऐसे ही अगर हमसे पूछेगा कि अब बताओ मेरे भाई अब क्या है, ये सम संख्या है, तो हम बोलेंगे नहीं है भाई, काहे नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 1 आ गया है। अगर पीछे 0 होता, या 2 होता, या 4 होता, या फिर 6, या फिर 8 होता, तो हम बोल देते वो संख्या क्या है, इवन नंबर है। अब यहाँ पर भी आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्या पूछेगा कि बताओ भाई सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा। सबसे बड़ी या सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा, तो भाई जब भी बड़ा पूछे फट से मारो इनफाइनाइट। जब भी बड़ा पूछेगा क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अगला जो नंबर आता है वो आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है भाई, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे 3 5 9 11, या फिर 2 9 8 1 7 5, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये संख्या विषम है भाई, तो हम एक काम करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि क्या इसके पीछे 1 3 5 7 और 9 है। अगर ये है तो वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो चेक कर लो इसके पीछे क्या है, 5, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, अर्थात कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। सबसे छोटा इवन नंबर 2 था, और सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा, 1। सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब हम लोग जान गए होंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगली संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी जान लेते हैं फटाफट। तो मेरे भाई अब हम निपटा देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बनते हैं कि प्राइम नंबर क्या होती है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, मतलब एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होने चाहिए उसके, 2। सिर्फ 2 गुणनखंड अगर हैं उसके, तब वह संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को काट देती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1। 6 किससे किससे कट रहा है, यही उसके गुणनखंड होंगे। तो 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, और 6 खुद से भी कटता है। तो अगर 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, 1 2 3 और 6। मतलब कौन संख्या किस किस संख्याओं से कट रही है पूरी तरीके से, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, उसकी गुणनखंड होगी। तो यानी जब भी मैं फैक्टर बोलूँगा इसका मतलब है वह संख्या उसको पूरी तरीके से काट रही होगी। तो जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। और जिसके कम से कम 3, कितने कितने होने चाहिए भैया, कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3, और इससे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसे होगा, कैसे पहचान करेंगे, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग देखते हैं।
तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख दी है और इनके फैक्टर भी लिख दिया है कि वो संख्याएं किससे किससे कट रही हैं। अब हमको चेक करना है कि कौन से गुणनखंड अभाज्य होंगे और कौन सी संख्याएं अभाज्य होंगी। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य होंगी और कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ एक जाएगा बेचारा, एक प्रकार से ये स्वयंवर हो रहा है, विवाह। जैसे प्राचीन काल में विवाह वगैरह करवाया जाता था स्वयंवर में, तो राजा महाराजा अपने पुत्री का स्वयंवर करने के लिए कुछ कंडीशन रख देते थे कि भाई इन कंडीशंस को पूरा करोगे तो आप इनको ले जा सकते हो। तो यहाँ के स्वयंवर में क्या शर्तें हैं, इधर के राजा यानी प्राइम नंबर और इधर के राजा यानी कंपोजिट नंबर, इन दोनों ने अपने राज्य में अलग अलग प्रकार के शर्तें रखी हैं। कैसी शर्तें रखी हैं, तो इसने शर्त रखी है कि भाई जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो ही हमारे यहाँ आ सकता है। और इसने क्या बोला है कि जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर होंगे वो हमारे घर आएगा। तो इससे कम ज़्यादा अगर किसी के पास है तो भाई दिखना मत, वरना टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है 1 की। अभी चेचा जाते हैं इनके यहाँ, तो 1 के तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है और ये जाएगा भाज्य संख्या के घर पे, तो ये इसको बहुत बढ़िया से पिटाई करेगा, बोलेगा आइए अच्छे से पिट के फिर जाइए, क्योंकि हमने तो शर्त रखी थी 2 फैक्टर होने की, आपके पास तो 1 ही है, फिर क्यों चले आया मुँह उठा के। तो इसको भगा दिए भाई, बेचारा रोता बिलखता गया कि काम उधर बन जाएगा। शादी विवाह वाला मैटर था, उधर से करवा लेता जुगाड़। तो उधर पहुंचा, उधर वाले की और खतरनाक शर्त थी कि कम से कम 3 होने चाहिए, तो इसको वहां भी धुनाई हुई। तो शादी विवाह तो नहीं हुआ, इसकी पिटाई अच्छे से अलग से हो गई। तो एक ना तो प्राइम संख्या होगी और ना ही कंपोजिट, मतलब एक ऐसी संख्या है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब बारी आती है 2 की मेरे भाई, तो 2 के देखो कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर, तो 2 को यहाँ स्वागत सत्कार भी होगा, मिठाई भी खिलाई जाएगी। ठीक है, 3 के बारे में बात होगी तो 3 को भी इधर रख लिया जाएगा, पर 4 के बारे में बात होगी तो 4 इधर नहीं जाएगा, वो उसके रिश्तेदारी जोड़ने कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर है 3, तो इसलिए 4 यहाँ चला जाएगा। ऐसे बारी करते हैं 5 की, तो 5 कहाँ होगा, 5 इधर आएगा। और 6 के बारे में बात करेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। फिर 7 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। और 8 कहाँ जाएगा मेरे भाई, 8 इधर आएगा। 9 भी कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा, यहाँ आएगा 19 और इधर क्या हो जाएगा 20, राइट। तो इस तरीके से इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए हमसे पूछेगा कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है मेरे भाई, 2। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। अब एक मज़ेदार कांड और हुआ, ये जो 2 है ना, ये 2 इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर बोलो या सम अभाज्य संख्या बताओ, तो वो भी क्या होगा, 2। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सम भी हो और इवन भी हो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछेगा तो इनफाइनाइट, भाई जब भी बड़ा पूछेगा इनफाइनाइट मार दियो। ठीक है, भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या में 3 फैक्टर होने चाहिए, सारे के सारे इधर ला के रख दिए गए। स्वयंवर में आए हुए राजकुमार वगैरह है ये लोग, तो अब इन लोगों को देखना है कि यहाँ पूछा गया कि सबसे छोटा राजकुमार कौन सा होगा भाई, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 4 होगी, दिख रही है हमको 4 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब आपसे पूछे क्या 1, 2, 3 ये भाज्य संख्या है, तो बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 के जो फैक्टर हैं उनकी संख्याएं कितनी है, 1 से कम, किसी का 2 है, किसी का 1 ही है। तो भाज्य संख्या होने की जो कंडीशन है वो क्या है, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3। तो वो संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा तो कुछ लोग 1 मारते हैं, कुछ लोग 3 मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। काहे गलत है, क्योंकि भाई 1 और 3 तो प्राइम नंबर है और 1 तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बात करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की। तो वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करो, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये क्या है, विषम है। अर्थात 9 ही वह संख्या है जो सबसे छोटी भी है, भाज्य भी है और विषम भी है। ठीक मेरे भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़े बहुत क्लियरिफिकेशन होंगी, वो भी हम निपटा देते हैं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग प्राइम नंबर की। तो ये प्राइम नंबर भी ना 3 तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई। ये प्राइम नंबर में आप 2-3 तरीके के प्राइम नंबर सीखोगे। एक सीखोगे रिलेटिवली प्राइम,
और एक सीखोगे को प्राइम, और एक होंगे भैया ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम। आप इस चैनल पे आए हो तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहने वाला नहीं है। मैं इनकी एक बार हिंदी लिख दूं फिर आपको समझाता हूँ। रिलेटिवली प्राइम को हम लोग बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। तो आप जब भी पढ़ने बैठे एक कॉपी पेन लेके बैठे। को प्राइम को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। रिलेटिवली प्राइम कौन सी संख्याएं होती हैं? तो रिलेटिवली प्राइम ऐसी संख्याएं होती हैं, इसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी संख्या, कोई भी दो संख्या जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा, जिसका SCF क्या होगा? 1, वह संख्या क्या होगी? अपेक्षित अभाज्य संख्या होगी, अर्थात रिलेटिवली प्राइम होगी। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे 4 और 3, 5 और 2, 3 और 5, 11 और 12, 13 और 14। ठीक है मेरे भाई, 14 और 15। ऐसे कितने ही पेयर हम लोग लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में, वह आपको वही समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसका HCF 1 होगा। HCF 1 का मतलब जिसका मासा 1 आएगा। अब 3 और 5 का मासा, HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में फैक्टर कितने हैं? अब फैक्टर नहीं समझ पा रहे मेरे भाई तो देख लो एक बार, मैं आपको वो भी निकालना सिखा देता हूँ। देखो एक संख्या है 5 और है 15 और है 20। अगर आप बोले कि इसका माशा बताओ या इसका फैक्टर बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। अगर ये सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं को काट दे रही है, काट दे रही है मतलब दांत से नहीं काट ले रही है, मतलब ऐसे काट दे रही है, डिवाइड कर रही है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो पूरी तरीके से कट जा रहे हैं, तो यही संख्या क्या हो जाएगी? इसकी SCF हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर 10 होता सर जी और 15 होता तब क्या होता? बिल्कुल सही बात है। फिर हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, और इस 15 को तो काट नहीं पा रहा है, तो हम देखेंगे भाई 10 किससे कटता है? 2 से और 5 से। अब हम चेक करेंगे कि क्या 5 से ये 15 कट रहा है? बोलेंगे हाँ कट रहा है, तो ये 5 क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल से इसके बारे में जानना होगा तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसे देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये मैं हटा देता हूँ। तो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होगा वह संख्या क्या होगी? रिलेटिवली प्राइम या अपेक्षित अभाज्य संख्या होगी। तो फिर को प्राइम क्या होगा सर जी? भाई पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। अब देख मेरे भाई, फिर को प्राइम नंबर क्या होगा? तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ ऐसी कोई भी संख्याएं हम लोग रख सकते हैं जो जिन दो संख्याओं का HCF क्या आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। जैसे 4 और 3, 4 तो इवन नंबर है अर्थात कंपोजिट नंबर है, और ये 3 क्या है? प्राइम नंबर है। पर इन दोनों का जो HCF है वो क्या है? 1, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। पर को प्राइम होने के लिए कंडीशन यह है कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 और 5, तो इन दोनों को हम कहाँ रख देंगे? उठा के को प्राइम में। 13 और 14 को यहाँ रख सकते हैं? बोलेंगे ना भैया, क्योंकि 14 क्या है? कंपोजिट नंबर है अर्थात भाज्य संख्या है। ऐसे ही 14 और 15 को नहीं रख सकते हम लोग। क्या 11 और 12 प्राइम नंबर है? तो हम बोलेंगे ना भैया। को प्राइम नंबर है? बोलेंगे नहीं है। पर अगर हम को प्राइम नंबर्स के बारे में देखेंगे तो जैसे 3 और 5, 5 और 7, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, तब उनका पेयर क्या कहलाता है? को प्राइम। ऐसे ही 11 और 13। अच्छा, फिर ये ट्विन प्राइम क्या है सर जी? तो ये ट्विन प्राइम क्या है कि ऐसे दो प्राइम नंबर, भाई मैं प्राइम बोल रहा हूँ, इसका मतलब अभाज्य होता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अभाज्य प्राइम नंबर जिनका HCF नहीं, जिनका अंतर 2 है, वो आपस में क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम।
और सर जी मज़ा आ गया, कैसे कि 3 और 5 के डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 5 इज इक्वल टू 2, मतलब 3 और 5 के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है, अर्थात कि जो 3 और 5 है वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। वहाँ बेटे मौज कर दी। फिर 5 और 7 के बीच में भी क्या है अंतर, 2 का है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। एक नंबर 11 और 13 के बीच में भी अंतर क्या है, 2 का है, तो ये दोनों भी नंबर क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ठीक मेरे भाई, अब बारी आती है परफेक्ट नंबर की, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर है सर जी, ये क्या नंबर है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो कितनों को परफेक्ट नंबर नहीं पता होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक संख्या लिख दूँ, 3, 4, 6 और 9, और मैं बोलूँ भाई बताओ इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, तो सब लोग बोलेंगे सर जी 9 परफेक्ट है और 4 परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि इन दोनों, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई मैं बोलूँगा ये सरासर गलत है, गजब बेइज्जती है भाई। परफेक्ट नंबर पूछा है ना कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट नंबर होने के लिए क्या है, तो इसका होता है यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है, उस संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, परफेक्ट नंबर होगी। कैसे, चेक करते हैं, पहले एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। भाई 3 है, 3 क्यों परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3, तो 3 को तो हम छोड़ देंगे। क्या इस 1 3 के बराबर है, बोलेंगे नहीं। अच्छा, फिर चेक करते हैं क्या 9 परफेक्ट नंबर है, तो 9 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। 9 को हम लोग हटा देते हैं, बचे 3 और 1, इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 4। दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं 6 की, तो क्या 6 है, 1, 2, 3 और 6। अगर हम 6 को हटा दें तो ये क्या होगा, 3, 2, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ देखिए 6 बराबर 6, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी। मतलब ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स को जोड़ने पे उस संख्या के बराबर आ जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है, ऐसा सब संख्याओं के लिए नहीं होगा। अगला परफेक्ट नंबर जो आएगा वो क्या होगा, 28 होगा, 28। कैसे होगा 28, चेक कर लेते हैं। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 खुद से कटेगा, तो 28 को तो छोड़ देना है। अब चेक करना है भाई कि 7, 4, 11, 11, 2, 13, 14 और 14, 14 मिलके कितने हो गए, 28। इसलिए 28 बराबर 28 हो गया, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट नंबर होगी। तो उम्मीद है परफेक्ट नंबर समझ गए होंगे। अब फिर से हम लोग एक बार रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मेरे भाई मेन मतलब तो हमको यहाँ से था, चेक करते हैं ये भी कि अब मैंने वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांट दिया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब मैं बताऊंगा आपको कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, है ना। तो अब यहाँ समझते हैं। देखो मेरे भाई, परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और एक काम हो जाए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक मेरे भाई, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई जितनी भी हमने ये वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी ना मेरे भाई, 0 इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी जो हमने धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ा था वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात अगर आपसे पूछे माइनस का 100 क्या है तो वो परिमेय संख्या होगी, प्लस का 100 क्या है, परिमेय संख्या होगी, 0 क्या है, परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, तो 0 है इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए हो गया P/Q के फॉर्म में, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। दशमलव संख्याओं में अगर आपसे पूछ ले कि 3.5 क्या होगा, तो याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3.5 एक शांत दशमलव संख्या है, तो वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर कोई पूछे सर 0.35, 35, 35, 35, 35 ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, तब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा भाई रेशनल नंबर है।
क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 0.35 35 35 अशांत तो है, पर अशांत के साथ क्या है? आवर्ती है, रिपीट हो रहा है। कैसे उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में समझ लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जितनी भी संख्याएं वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब भाई ऐसे नंबर कौन से होंगे? तो कुछ संख्याएं होंगी जैसे √2, √3, √5, √7, पाई। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? इर्रेशनल होती हैं। इन सभी संख्याओं को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। भैया आशा करते हैं कि आप यहाँ तक एक एक नंबर को समझ गए होगे अच्छे से। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और अगले वीडियो में उसे समझाने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।